गुड मॉर्निंग। देखो भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस ये स्टार्ट कर दिया था, है ना। और इसके दो टॉपिक भी हमने क्लियर कर लिए थे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन और ओवर एक्सप्लॉइटेशन। इनके बारे में हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एलियन स्पीसीज इन्वेशन और को एक्सटिंक्शन। दोनों का क्या मतलब है उसको हम समझते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो है उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं, क्या कोज उसके हो सकते हैं। इसमें से दो कोज हम पढ़ चुके हैं और थर्ड कोज जो है वो एलियन स्पीसीज इन्वेशन, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, एलियन स्पीसीज, एलियन मतलब बाहर से आने वाले, विदेशी जो है, स्पीसीज विदेशी स्पीसीज मतलब बाहर से आने वाले जो है। इन्वेशन का मतलब हमला। तो बाहर से आने वाले वो क्या कर रहे हैं, अंदर आकर हमारे घर में आकर क्या कर रहे हैं, इन्वेशन कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाला जो स्पीसीज है या जो भी वहाँ रह रहा है, वो उनके हमले की वजह से क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है। एलियन स्पीसीज इन्वेशन का मतलब यही है कि किसी नेटिव एरिया के अंदर, कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां पर कोई नेटिव स्पीसीज रहती है। नेटिव मतलब देसी, खुद की जगह है ये, जहां ये कई टाइम से यहाँ रह रही है और यहाँ ये आराम से ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, अपने आप को फल फूल रही है। लेकिन बाहर से कोई स्पीसीज आई, जिसको हमने क्या बोल दिया, एलियन स्पीसीज। बाहर से कोई स्पीसीज आई और इस स्पीसीज के आने की वजह से यहाँ रहने वाले जो नेटिव स्पीसीज है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, अफेक्ट होने लगी, उस पर इसका फर्क पड़ने लगा। धीरे धीरे स्पीसीज क्या होने लगी, खत्म होने लगी। धीरे धीरे स्पीसीज क्या होने लगी, खत्म होने लगी। तो इसी वजह से बाहर की स्पीसीज आने की वजह से पर्टिकुलर नेटिव स्पीसीज जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल तुम्हारी बुक के अंदर दे रखे हैं, वो एग्जाम्पल जो है हम बुक से ही पढ़ेंगे, बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, वहां से समझेंगे इसको, ठीक है। तो दे रखा है इसके अंदर पेज नंबर 265 है पेज नंबर, और टॉपिक हमारा थर्ड है एलियन स्पीसीज इन्वेशन। इसके अंदर एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी के पैराग्राफ के अंदर क्या दे रखा है उसको समझ लेते हैं। व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive. Unintentionally का मतलब हो गया कि भाई हम नहीं चाह रहे हैं कि वो जो स्पीसीज है वो आए। वो स्पीसीज भी क्यों आई होगी, क्योंकि जहां जिस जगह वो रह रहे थे, वो स्पीसीज जिस जगह रह रही थी, मतलब ये जो एलियन स्पीसीज है, हो सकता है ये जहां रह रही थी वहां का जो एनवायरमेंट है वो चेंज हुआ, इनके फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं रहा, तो ये स्पीसीज माइग्रेट करकर कहाँ गई, यहाँ गई। तो एक तरह से इस स्पीसीज में क्या कर दिया, घुसपैठ कर दिया। इंटेंशनली नहीं आ रही थी ये यहाँ पर, इस नेटिव स्पीसीज ने नहीं बुलाया इसको, फिर भी ये क्या हो गई, यहाँ आ गई और यहाँ आकर जो है वो यहाँ फैलने लगी धीरे धीरे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ अगर क्या हो गई, वो इन्वेसिव हो गई। इन्वेसिव का मतलब जो यहाँ की नेटिव स्पीसीज को क्या करने लगी, वो हमला करने लगी। देन कोज डिक्लाइन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज। इंडिजिनस का मतलब देशी जो स्पीसीज है, उस पर्टिकुलर जगह पर रहने वाली स्पीसीज है। द नाइल पर्च, एक एग्जांपल दे रखा है, नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लीड इवेंचुअली टू एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक assemblage of more than 200 species of चिटलफिश इन द लेक। क्या बोल रहा है कि अफ्रीका की लेक है विक्टोरिया, अफ्रीका की लेक है विक्टोरिया। इस विक्टोरिया के अंदर बहुत सारी फिशेस रहती थी। कौन सी? चिटलेट फिश रहती है, यहाँ पर बहुत सारी चिटलेट फिश रहती है। चिटलेट फिश क्या होती है, आपने एक्वेरियम देखा होगा, वहाँ बहुत सारी तरह की कलरफुल फिशेस होती हैं एक्वेरियम के अंदर। छोटी छोटी, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, तो अलग अलग तरह की कलरफुल फिशेस होती हैं। उन वो जनरली वो ये जो चिटल फिश है उन्हीं कैटेगरी में आती है, उसी कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर बहुत सारी चिटल फिश
फिश थी कहाँ, विक्टोरिया लेक के अंदर। बहुत सारी चिटली जो फिश है वहां पर बहुत सारी थी यहाँ पर। तो क्या हुआ, इस विक्टोरिया झील के अंदर नाइल पर्च नाम की एक स्पीसीज आई। ठीक है, ये भी एक स्पीसीज है फिश की जो लगभग बहुत ह्यूज होती है, बड़ी हो सकती है, एक इंसान के बराबर भी हो सकती है, इतनी बड़ी हो सकती है। तो जैसी नाइल पर्च जो है विक्टोरिया झील के अंदर आई, विक्टोरिया लेक के अंदर आई, तो चिचलिड जो फिशेस थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई। क्यों गई, क्योंकि ये पर्च जो थी वो इनको क्या करती थी, खाती थी। तो इनको खाने की वजह से धीरे धीरे वो इतना ज्यादा, पहले तो ये आराम से रहती थी क्योंकि इनको खाने वाला थे, लेकिन वो उनके अकॉर्डिंग थे, उनका एक इकोसिस्टम बना हुआ था, खाते थे, उस तरह से वो रहते थे। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, यहां आकर, ठीक है, यहां आकर इन फिशेस को बहुत तेजी से क्या करना, खाना स्टार्ट करते। तो लगभग इनकी 200 के आसपास स्पीसीज, 200 स्पीसीज क्या हो गई, इनकी खत्म हो गई। 200 स्पीसीज तो एक्सटेंट ही कर दी उन्होंने। बात समझ में आ रही है? तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। तो यहां पर जो नाइल पर्च है वो क्या हो गई, एक तरह की एलियन स्पीसीज हो गई, और जो चिचलिड जो फिशेस है वो क्या हो गई, यहाँ की इंडिजिनस या नेटिव स्पीसीज हो गई। नेक्स्ट बात कर रहा है ये, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कोज एंड थ्रेट पोज टू आवर नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेसिव वीड स्पीसीज। ठीक है, हमारी यहाँ जो स्पीसीज है, नेटिव स्पीसीज है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। हमारी जो नेटिव स्पीसीज है, जैसे हम बात करें वीट की, हम बात करें वीट की, वीट हमारी क्या है, नेटिव स्पीसीज है। लेकिन इस वीट के आसपास, इस वीट के आसपास क्या हुआ, कुछ इन्वेसिव स्पीसीज आ गई, मतलब कुछ वीड्स उग गए यहाँ पे। जैसे कैरेट ग्रास की बात करें, ठीक है, जैसे कैरेट ग्रास की बात करें या पार्थिनियम जिसे बोलते हैं कैरेट ग्रास, तो वीड के आसपास, वीड क्या होता है, पहले वीड क्या होता है, वीड वो होते हैं जो अनयूजुअल प्लांट हैं, वो वीड कहलाते हैं, जिनका हमारे लिए कोई इंपोर्टेंस नहीं है, लेकिन हमारी क्रॉप, वो हमारी क्रॉप के आसपास ग्रो कर जाते हैं, और हमारी जो सॉइल या हमारी क्रॉप की जो न्यूट्रिशन है उसको वो क्या करते हैं, कम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, वीड भी एक तरह का प्लांट ही है, उसको भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से शेयर करेगा, जो हमारी कमर्शियल क्रॉप है, उस क्रॉप से वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा वीट है, हमारी जो मेन क्रॉप है, वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे ये खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ इसने एक एग्जांपल लिया है इसका, कैरेट ग्रास है, लेंटाना है, वटरा हिसिंथ है, दीज आर द वीड्स, ठीक है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज आर एनवायरमेंट। मतलब हमारे एनवायरमेंट, जो हमारे नेटिव क्रॉप्स थी, हमारे नेटिव जो प्लांट्स थे, उनको खत्म करने के पीछे इनका क्या है, मकसद होता है। ये क्या है, हमारे प्लांट्स को धीरे धीरे क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गेरीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस इज पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिश इन आवर रिवर्स। ठीक है, हमारी इंडिजिनस रिवर के अंदर, हमारी इंडिया की रिवर्स के अंदर हमारी जो कैटफिश है, हमारी जो इंडिजिनस कैटफिश है, उनके साथ साथ कहाँ से कुछ अफ्रीका से लाई गई कैटफिश है, उनको डाल दिया गया। ठीक है, हमारी कैटफिश बेचारी आराम से रह रही थी, खुद को हमारे खुद के एनवायरनमेंट में, खुद की नेटिव लैंड में आराम से सर्वाइव कर रही थी, आराम से रह रही थी। लेकिन बाहर से अफ्रीका से कुछ कैटफिशेस लाई गई। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि उनका जो, हमारी जो इंडिजिनस कैटफिशेस थी, उनके रहने, उनके सर्वाइव करने के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए, उनके लिए थ्रेटनिंग हो गया। क्योंकि देखो अब यहाँ हुआ क्या, दो कैटफिश एक साथ रख दी गई, एक बाहर की आ गई एलियन स्पीसीज, एक हमारी खुद की है। तो सिंपल सी बात है, दो स्पीसीज हैं, तो वो जब दो स्पीसीज होंगी, दो कॉम्पिटिटर होंगे यहाँ पे, तो कंपटीशन बढ़ेगा दोनों में कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन किस लिए बढ़ेगा, फॉर द फूड एंड फॉर द शेल्टर, फूड और शेल्टर के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो जो इनमें से जो स्ट्रॉन्ग होगी वो तो सर्वाइव कर जाएगी,
ठीक है, जो अपना फूड और शेल्टर के लिए लड़ेगी वो तो सर्वाइव कर जाएगी, जो नहीं लड़ेगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे जो अफ्रीका से आई हुई जो कैटफिश थी वो ज़्यादा पावरफुल थी, तो उन्होंने सारा साम्राज्य अपना जो है कवर कर लिया, और जो हमारी इंडिया की कैटफिश है उनके लिए क्या हो गई, लाइफ थ्रेटनिंग वाली कंडीशन आ गई। तो इस तरह से एलियन स्पीसीज के इन्वेजन से क्या होता है, जो है धीरे धीरे क्या होती है, जो स्पीसीज है वो क्या होती है, खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन के अंदर क्या पढ़ेंगे, देखो को मतलब साथ, एक्सटिंक्शन मतलब जानते हैं हम लोग, खत्म होना, एक साथ खत्म होना, साथ खत्म होना, साथ साथ खत्म होना। मतलब सपोज कि ये कोई स्पीसीज है, स्पीसीज नंबर 1, इस स्पीसीज पे क्या कौन डिपेंड कर रहा है, स्पीसीज नंबर 2, क्योंकि हमें पता है पूरा इकोसिस्टम जो है इसी तरह से चेन से बना हुआ है। ठीक है, कोई किस पे डिपेंड कर रहा है, तो कोई किस पे डिपेंड कर रहा है फॉर द फूड फॉर एनर्जी। तो सपोज कि ये कोई स्पीसीज 1 है जिसपे स्पीसीज 2 जो है वो क्या करती है, डिपेंड है। अगर किसी रीजन की वजह से ये स्पीसीज क्या हो गई, खत्म हो गई, तो क्या स्पीसीज 2 भी खत्म होगी? सिंपल सी बात है, क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी फॉर्म में या ऑब्लिगेटरी तरीके से इस पे डिपेंड थी कि अगर ये नहीं होगी तो ये हमेशा इस पे ही डिपेंड करती है, अगर ये नहीं होगी तो ये भी खत्म होगी। कहने का मतलब ये है। तो ये जब एक्सटिंक्ट हुई तो इसके साथ ये भी क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। मतलब इसी को क्या बोलते हैं हमने, को एक्सटिंक्शन, साथ साथ क्या हो गया, दोनों का एक्सटिंक्शन हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो नेचर ने क्या किया हुआ है, सबको इंटरलिंक किया हुआ है, सबको जोड़े रखा है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक भी लिंक अगर टूट रहा है तो वहां पर दूसरा भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, वेर स्पीसीज को एक्सटिंक्शन के अंदर क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। वेर स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट इन अ ऑब्लिगेटरी वे आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, कोई स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो रही है तो उससे जुड़े हुए प्लांट और एनिमल जो है, जो कि उसको ऑब्लिगेटरी तरीके से उस पर डिपेंड थे, वो भी उसके साथ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। When a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasites also meet the same fate. मतलब ये कोई फिश है, इस फिश के ऊपर कुछ पैरासाइट रहते हैं, इसकी स्किन के ऊपर कुछ पैरासाइट रहते हैं और इसकी स्किन से क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लोटेशन होने की वजह से ये फिश जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो गई। तो इस पे डिपेंड रहने वाली जो पैरासाइटिक स्पीसीज है वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो ये समझाना चाह रहे हैं आप। Another example is case of co-evolved plant pollinator mutualism. प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है? प्लांट और पोलिनेटर दोनों जो हैं साथी हैं, म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। मतलब कि कोई फ्लावर है, ठीक है, कोई फ्लावर है, इस फ्लावर पे ये इंसेक्ट जो है वो सर्वाइव करता है। ठीक है, ये इंसेक्ट जो इस फ्लावर से क्या लेता है, फूड लेता है। इंसेक्ट एक्चुअली में फ्लावर से क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, नेक्टर लेते हैं। बदले में इस फ्लावर को इनसे क्या मिलता है, बदले में इन फ्लावर को इनसे क्या मिलता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। मतलब दोनों को बेनिफिट है, इंसेक्ट को तो फूड मिल रहा है, प्लांट को पॉलिनेशन मिल रहा है। ठीक है, और पॉलिनेशन जरूरी है फॉर द सर्वाइविंग ऑफ द प्लांट। इसी पॉलिनेशन की वजह से प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो मतलब ये दोनों जो है दोनों म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन किसी रीजन की वजह से अगर ये प्लांट की स्पीसीज हटा दूं, ये प्लांट स्पीसीज में हटा दूं, किस रीजन की वजह से, हो सकता है कि डिफोरेस्टेशन हो गया, पर्टिकुलर ये जो स्पीसीज खत्म हो गई, तो इस पे डिपेंड रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है या जो इंसेक्ट है या जो पोलिनेटर है वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये पोलिनेटर कहां से आए, जब ये प्लांट बना तो इस प्लांट की वजह से ये पोलिनेटर का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। मतलब जब इसका इवोल्यूशन हुआ तो इसका भी इवोल्यूशन हुआ, तो ये दोनों क्या है, को इवॉल्व है। तो जब ये जाएगा तो ये भी इसके साथ जाएगा,
या अगर ये पोलिनेटर नहीं रहेंगे तो प्लांट भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, जरूरी है। बात समझ में आ गई? तो यही बोल रहा है। Another example is the case of co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably leads to the extinction of the other। ठीक है, तो ये 4 causes थे जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। कंजर्वेशन का मतलब है कि इस तरह का मैनेजमेंट करना जिससे हम हमारे बायोडाइवर्सिटी को क्या करें, बचा सकें। इस तरह का मैनेजमेंट करना जिससे थ्रू हम हमारी डाइवर्सिटी को बचाए जा सकते हैं, बचाएं, जो कि हमारे लिए काफी टाइम इंपोर्टेंट है। तो इस तरह का जो मैनेजमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन बोलेंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी को क्या करें, हम कंजर्वेशन करें, उसको बचाएं। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? हमें क्यों जरूरी है कि हम बायोडाइवर्सिटी को बचाएं, क्यों कंजर्व करें, क्या जरूरत पड़ रही है? तो जरूरत तो हमें वैसे तो पता है क्या जरूरत पड़ रही है, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है वो हम समझ रहे हैं। There are many reasons, some obvious and other not so obvious, but also equally important. They can be grouped into 3 categories. 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। Narrowly utilitarian, broadly utilitarian and ethical। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। Narrowly यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और थर्ड है एथिकल आर्ग्यूमेंट्स। समझते हैं मतलब क्या है। यूटिलिटेरियन का मतलब है यूज करना, यूजेबल, यूटिलाइज करना, यूज करना, उसी से ये वर्ड बना है यूटिलिटेरियन। नैरोली और ब्रॉडली, इसका मतलब क्या है कि हम एक छोटे लेवल की बात करते हैं। मतलब अगर हम हमारी बात करते हैं कि हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, तो हम एक छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारी नीड के बेसिस पर बात कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है। लेकिन हम लिख देता हूं यहां पर। और अगर हम बात करें किस बेसिस पर, इकोसिस्टम, पूरा का पूरा इकोसिस्टम की बात करें, पूरे इकोसिस्टम को लें, तो इकोसिस्टम हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, वो किस में आ जाएगा, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में। और ह्यूमन के लिए बायोडाइवर्सिटी किस तरह से यूजफुल है, एक पर्टिकुलर ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, नैरोली। मतलब बायोडाइवर्सिटी के एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पूरे इकोसिस्टम, दोनों के लिए बायोडाइवर्सिटी किस तरह से यूजफुल है, कहने का मतलब है। छोटे लेवल की बात करेंगे या फिर बड़े लेवल की बात करेंगे या फिर एथिकल इश्यूज की बात करेंगे या एथिकल लेवल की बात करेंगे, तीनों के अंदर। तो तीनों लेवल पर हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी जो है किस तरह से यूजफुल है, उसकी हम इनके अंदर बात करेंगे। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, है ना। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस। ठीक है, तो ऑब्वियसली नैरोली यूटिलिटेरियन जो है वो काफी जरूरी है। क्यों जरूरी है? ह्यूमन ड्राइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अनगिनत बेनिफिट हमें नेचर से मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट हमें नेचर से मिलते हैं, जिसमें से कुछ यहाँ दे रखा है फ्रॉम नेचर। फूड, जैसे फूड है, फूड के अंदर सीरियल्स, पल्सेस, फूड्स, फायरवुड है, फाइबर्स हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं कहाँ से आ रहा है, नेचर से आ रहा है। पहाड़ों से पत्थर तोड़े जाते हैं,
मिट्टी निकाली जाती है, रेत निकाली जाती है, कहाँ से निकाली जा रही है? नेचुरल पहाड़ों से निकाली जा रही है, नदियों से ली जा रही है, जब जाके बिल्डिंगें बन रही है। ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टेनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन, परफ्यूम, ये सारे बनाए जाते हैं। ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मेडिसिन, जिनके थ्रू जो मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंसान की नीड की बात करें तो एक इंसान को जो भी डेली नीड की जो चीजें हैं वो कहाँ से मिलती है? उसको इस बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। हालांकि हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, नैरो लेवल की बात कर रहे हैं, छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन उस इंसान की भी नीड कहाँ से पूरी हो रही है? बायोडाइवर्सिटी से। उसका फूड कहाँ से मिलेगा? उसको यहाँ से मिलेगा। उसको शेल्टर कहाँ से मिलेगा? उसको कंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगा? उसकी मेडिसिन कहाँ से आएगी? सब कुछ यहाँ से आएगी। बात समझ में आ गई? मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स currently sold in market worldwide are derived from plants। लगभग पूरे वर्ल्ड की 25% जो मेडिसिन बनाई जाती हैं वो प्लांट से ही बनाई जाती हैं। और 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड। नेटिव पीपल, देसी जब पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग जो हैं, जैसे बहुत सारे ट्राइबल्स होते हैं, जनजातियां होती हैं, जो जिनका मेडिसिन से कोई मतलब नहीं है, जिनका जो केमिकल मेडिसिन जो बनाई जाती है फैक्ट्रीज वगैरह में, उस मेडिसिन से, टैबलेट्स वगैरह से कोई मतलब नहीं है। वो अपना इलाज अभी भी कैसे करते हैं? वो उनके आसपास उगने वाले जो प्लांट है, उनके आसपास ग्रो करने वाले प्लांट है, उन्हीं को एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। ट्राइबल्स जो होते हैं, जनजातियां, आदिवासी लोग जो है, वो अभी भी अपने आसपास की जो नेचर है, वहाँ उगने वाले जो मेडिसिनल प्लांट है उनका यूज करते हैं ट्रेडिशनली मेडिसिन की फॉर्म में। कहने का मतलब है, तो ऐसी कितनी लगभग 25,000 स्पीसीज जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में यूज की जाती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, अभी आपने कोरोना के टाइम में गिलोय का नाम सुना है। लगभग सब लोग जानते हैं गिलोय क्या होता है। गिलोय के बारे में जो कोई नहीं जानता था वो भी जानने लगा है गिलोय क्या होता है। गिलोय जो हमारा इम्यून पावर को बूस्ट करता है, हमारे फीवर में हेल्प करता है, हमारा बहुत सारे बेनिफिट होते हैं गिलोय के। गिलोय क्या है? एक प्लांट है। ठीक है। उस प्लांट का यूज करते हैं हम एज ए ट्रेडिशनल मेडिसिन की फॉर्म में। टर्मरिक है। तो इस तरह की बहुत सारी स्पीसीज है, लगभग 25,000 के आसपास स्पीसीज है जिनका हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। नोबडी नो हाउ मेनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स देयर आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू एक्सप्लोर। अभी तक कोई नहीं जानता कि अभी भी कितने प्लांट बाकी हैं जो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं, जिनको अभी तक नहीं खोजा गया है। With increasing resources put into bioprospecting, यहाँ ये बड़ा है बायोप्रोस्पेक्टिंग। बायोप्रोस्पेक्टिंग का मतलब है, देखो क्या बोल रहे हैं, विथ इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायोप्रोस्पेक्टिंग। बायोप्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि हम क्या करें, बायोडायवर्सिटी को एक्सप्लोर करें, खोजें, ज़्यादा से ज़्यादा बायोडायवर्सिटी को खोजें। किस लेवल पर खोजें? जेनेटिक लेवल पर खोजें, या उसको स्पीसीज लेवल पर खोजें, या मॉलिक्यूलर लेवल पर, उसकी बात करें। तो बायोडायवर्सिटी को हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, ताकि हम उससे मिलने वाला जो हमें फ़ायदा है, उससे मिलने वाला जो उसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, उसकी वैल्यू हम बढ़ा सकें। इसी को हम बोलते हैं बायोप्रोस्पेक्टिंग। बायोप्रोस्पेक्टिंग का मतलब है बायो लिविंग या बायोडायवर्सिटी, प्रोस्पेक्टिंग मतलब उसके बेसिस पर हम क्या करें, उसको मतलब हमारे लिए किस तरह से प्रोस्पेक्ट करता है, मतलब हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हम उसको बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बायोडायवर्सिटी को हम एक्सप्लोर करें और उससे हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है हमारे वो बढ़ाएं, ये बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। ठीक है। तो दे रखा है एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीसीज लेवल। इस लेवल पर हम क्या करें, बायोडायवर्सिटी को एक्सप्लोर करें, ताकि हमें क्या हो सके, प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बढ़ा सके। ठीक है। नेशंस एंडोड विद रिच बायोडायवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रिप एनमरस बेनिफिट्स। ऐसे नेशन जो कि जिनके पास रिच बायोडायवर्सिटी है, वो क्या करें, उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इस तरह के वो जो इनमरस बेनिफिट्स हैं वो नेचर से लें। ठीक है। ये हो गया नैरोली यूटिलिटेरियन। अब बात करते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है,
The Roldi utilitarian argument says that biodiversity play a major role in many ecosystem services that nature provide. मैंने बात की नेर को मतलब एक पर्टिकुलर इंसान की नीड की बात कर रहे हैं, और इकोसिस्टम की अगर बात करें तो हम ब्रॉड लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फास्ट dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of total oxygen in the earth atmosphere. The fast dwindling मतलब dwindling का मतलब होता है कि खत्म होना। तो अमेजन फॉरेस्ट धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, तेजी से खत्म हो रहे हैं, लेकिन हमें उनके बारे में ये पता होना चाहिए कि उन अमेजन फॉरेस्ट से हमें पूरे वर्ल्ड का 20% क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। इसी वजह से अमेजन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लानिट भी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर, क्या हम नेचर की ये जो नेचर जो हमें दे रही है, ये जो ऑक्सीजन दे रही है, क्या इसकी कोई वैल्यू लगा सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड ऑन ए सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। तुम्हारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है उस पे उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल ने कितना खर्चा किया है मालूम करो, तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा वैल्यू है। तो नेचर तो उससे कई गुना जिसका हम इन्फिनिटी की तरफ जा सकते हैं, इतना गुना जो है हमें ऑक्सीजन दे रही है, तो फिर उसका क्या वैल्यू लगाओगे। कहने का मतलब ये है, पोलिनेशन विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव एज फ्रूट और सीड्स। ऐसे प्लांट भी होते हैं जो बिना पोलिनेटर के काम नहीं करेंगे, उनको पोलिनेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा, जब भी वो जाके सीड और फ्रूट देंगे, ठीक है। तो प्लांट को पोलिनेशन जरूरी है, क्योंकि पोलिनेशन से क्या होता है, फ्लावर्स जो है वो उनके अंदर जो जाइगोट बनता है, सीड्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, ये हमें पता है, पूरा प्रोसीजर पता है। तो पोलिनेशन इज अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पोलिनेटर लेयर्स, बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बेड्स। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ accomplishing pollination without help from natural pollinator, कि अगर ये नेचुरल पोलिनेटर हटा दें, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम नेचुरल पोलिनेटर हटा दें तो क्या होगा, लगाओ आर्टिफिशियल पोलिनेटर, करो खर्चा, कितना खर्चा करोगे नेचुरल पोलिनेशन करने, जो पोलिनेशन करने के लिए अगर आप आर्टिफिशियल तरीका अपनाओगे तो सोचो कितना खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये चीज नेचर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। पोलिनेटर नहीं होंगे तो जो स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज है, वो जो भी प्रोडक्ट वो बना रही है वो नहीं बना पाएगी, ठीक है। डिफरेंट टाइप के पोलिनेटर जरूरी है, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को पोलिनेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है पोलिनेशन जरूरी है, और पोलिनेशन के लिए पोलिनेटर जरूरी है, और जो पोलिनेटर होते हैं वो स्पीसीज के अंदर पोलिनेशन करवाते हैं, और पोलिनेशन से नई अलग अलग तरह की स्पीसीज भी बनती है, ठीक है, वेरिएशंस आते हैं, और नई स्पीसीज बनेगी तो हमारे लिए प्रोडक्ट्स भी बढ़ेंगे। तो अगर क्या करें कि ये पोलिनेशन या नेचुरल पोलिनेशन जो है बंद हो जाए, ठीक है, सोच कर देखो क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या वैल्यू लगाओगे इस पोलिनेशन की, नेचर जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पोलिनेशन करवा रही है, इसकी क्या वैल्यू लगाओगे, या आप इसकी कमी पूरी भी कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब इसका ये है, देयर आर अदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, डेट वी डिराइव फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक वुड, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर इन फुल ब्लूम, और वेकिंग अप टू अ बुलबुल सॉन्ग। मतलब कई बार देखा होगा कि आपने फिल्मी सीन में देखा होगा, कई बार हीरो हीरोइन जो है काफ़ी ज़्यादा खुश लगते हैं, तो गार्डन में बहुत अच्छा सीन, पीछे का सीन क्रिएट किया होता है, हीरो हीरोइन जो है वो लकड़ी का जो है वो एक लट्ठा पड़ा हुआ है, थिक वुड पड़ी हुई है जिस पे चल रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, वो प्लेजर। या फिर स्प्रिंग के सीजन में खिलते हुए फूल, उनको देखना, वो प्लेजर। या जो हमारी कोयल है, हमारी बुलबुल है, उसकी आवाज़ के साथ उठना, नेचुरल तरीके, उसकी आवाज़ के साथ उठना, वेकअप होना, जागना, उसकी गाने सुनना, तो ये हमें एक अलग ही प्लेजर देता है। तो ये जो प्लेजर हमें मिल रहा है, क्या आप इसका कॉस्ट, क्या आप इसकी वैल्यू अदा कर सकते हो नेचर को? नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोगों को पता है कि
आज का इंसान जो है उसको क्या चाहिए, पीस चाहिए। पीस के लिए वो कहाँ जा रहा है, वो मेडिटेशन हब में जा रहा है, ठीक है। मेडिटेशन में जाकर क्या कर रहा है, मोबाइल में उसने लीड लगा रखी है और क्या सुन रहा है, नेचर से आने वाली आवाज़ें सुन रहा है, उसको अच्छा लग रहा है ना। लीड में क्या काहे की आवाज़ आ रही है, या साउंड जो चल रहा है, स्लो मोशन साउंड चल रहा है, वहाँ नेचुरल आवाज़, पानी की झरनों की आवाज़ आ रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा है। और सोचो, नेचर ने तो हमें ये फेस टू फेस प्रोवाइड करवाया है, प्रैक्टिकली प्रोवाइड करवा रखा है, तो इसकी क्या वैल्यू लगाओगे। बात समझ में आ गई। तो ये सारी बात की है किसकी, एक बड़े लेवल की, एक ब्रॉड लेवल की, नेचर की बात की है, इकोसिस्टम की बात की है, उससे मिलने वाले यूजेस की हमको, उसके यूज हमको यहाँ बताए गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा द एथिकल आर्गुमेंट। एथिकल मतलब नैतिकता। नेचर के अंदर हर स्पीसीज, हर ऑर्गेनिज्म जो है नेचर के लिए इक्वल है। हर ऑर्गेनिज्म के लिए नेचर जो है इक्वल, जो है नेचर के नजर में उसकी वैल्यू इक्वल है। एक छोटी सी चींटी और एक इंसान की भी बात करें तो चींटी की भी पूरी लाइफ होती है, उसकी भी फैमिली होती है, उसकी भी लाइफ साइकिल होती है, उसको भी फूड बनाना होता है, फूड खाना होता है, फूड लाना होता है, जैसे इंसान कर रहा है, ठीक है। तो उस चींटी के लिए, उस इंसान के लिए, उस नेचर के लिए जो है दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। हर स्पीसीज की, हर ऑर्गेनिज्म की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है नेचर के लिए, ठीक है। और अब कहीं ना कहीं वो जो है एक इंपॉर्टेंट रखते हैं, चाहे वो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो, वो स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज हमारे लिए कोई काम की हो या ना हो, लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम के लिए, नेचर के लिए हर छोटी छोटी स्पीसीज, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है उसके लिए वैल्यूबल है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसका इंपॉर्टेंस है नेचर के अंदर। एथिकल आर्गुमेंट का मतलब यही है कि नैतिकता, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचर के लिए क्या है, इक्वल है। नेचर हर ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, इक्वल वैल्यू रखती है, यही है इसके अंदर। तो यही बोला जा रहा है, द एथिकल आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ओ टू मिलियन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स स्पीसीज विद whom we share this planet। तो प्लानट पे हमारा ही हक नहीं है, जितनी भी स्पीसीज यहाँ रह रही है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, चाहे माइक्रोब्स हो, सबका बराबर हक है इस प्लानट पर। Philosophically and spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it is may not be current or any economic value to us। चाहे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ना हो, हर स्पीसीज का क्या होता है, खुद का एक इंट्रिंसिक वैल्यू, खुद की एक वैल्यू होती है। वी हैव मोरल ड्यूटी, हमारी मोरल ड्यूटी है टू केयर ऑफ देयर वेलबींग, हम उनकी ध्यान रखें। एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लिगेसी, और इस बायोलॉजिकल लिगेसी, ये जो हमारी बायोलॉजिकल संपदा है, हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो खजाना है, इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन, और आगे वाली जनरेशन के लिए इसी अच्छे तरीके से आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर करें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये जो हमारी बायोलॉजिकल लेगेसी है, इसको हम धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। तो श्योर नहीं है कि आगे आने वाली जनरेशन में यही फॉर्म में हम इसको आगे जनरेशन में पहुंचा पाएंगे, ठीक है। ये था हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट हमारा है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।